चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करेंगे। ठीक है, हमारी पहली न्यूज है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जल्द ही एक व्यापक एंटी ड्रोन यूनिट बनाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन मानव रहित हवाई वाहनों के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के लिए रक्षा और अनुसंधान संगठनों को शामिल करते हुए समग्र सरकार यानी हॉल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। एंटी ड्रोन या ड्रोन रोधी प्रणालियां, तो इन विधियों या प्रणालियों का उपयोग अनधिकृत यूएवी या ड्रोन का पता लगाने, उन पर नजर रखने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसे विस्फोटक ले जाना, निगरानी करना या हवाई क्षेत्र में हस्तक्षेप करना आदि। उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी, तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्पूफर्स, नेट गन आदि शामिल है। भारत में एंटी ड्रोन यूनिट की आवश्यकता क्यों है? तो बढ़ते खतरे, सीमाओं पर अवैध गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस वर्ष यानी 2024 भारत की पाकिस्तान से लगती सीमा पर 260 से अधिक ड्रोन निष्क्रिय किए गए हैं। रियल टाइम में डिटेक्शन, ट्रैकिंग और निष्क्रिय करना, तो इसके तहत विशेष रूप से हवाई अड्डों, सैन्य स्थलों, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और सार्वजनिक आयोजनों जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन यूनिट का उपयोग किया जाता है। गैर राज्य अभिकर्ताओं से निपटना, तो आतंकवादियों द्वारा नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने हेतु हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन का दोहरा उपयोग, इसके तहत हथियारों की तस्करी के साथ साथ लड़ाकू मिशनों और सैन्य टोही कार्यों के लिए भी इनका उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण, हाल ही में बांग्लादेश ने बैरकटर TB2 लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल किया है। आंतरिक सुरक्षा, तो हाल ही में मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। ठीक है, अब बात करेंगे भारत द्वारा हाल ही में अपनाए गए कुछ ड्रोन रोधी उपाय। तो DRDO की सॉफ्ट किल और हार्ड किल तकनीक, ये दुश्मन के ड्रोन से निपटने वाली स्वदेशी तकनीक है। सॉफ्ट किल, इसके तहत ड्रोन के संचार लिंक को जाम कर दिया जाता है, और हार्ड किल में लेजर आधारित प्रणाली से ड्रोन को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो लेजर युक्त ड्रोन रोधी गन माउंटेड प्रणाली, तो इसे भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया। इससे ड्रोन का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी D4 सिस्टम, ये रियल टाइम में ड्रोन को खोजने, उसे डिटेक्ट करने, उसकी ट्रैकिंग करने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। ठीक है, ये बात की हमने ड्रोन रोधी उपायों के संबंध में। अब बात करेंगे, डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन रिपोर्ट जारी की गई। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा UNCCD के COP 16 में जारी किया गया। यह रिपोर्ट प्रकृति आधारित समाधान और रोजगार के बीच संबंध को तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में NBS की भूमिका को गहराई से समझने का प्रयास करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो रोजगार, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 60.5 से 63 मिलियन लोग NBS में काम करते हैं। इनमें से 95% लोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कार्यरत हैं। अधिकतर लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा संचालित NBS रोजगार में संलग्न है। युवा रोजगार, तो NBS श्रमिकों में युवाओं 15 से 29 वर्ष की भागीदारी लगभग 14% है। महिला रोजगार, तो NBS कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी वैश्विक स्तर पर तिहाई है। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, तो वैश्विक GDP में NBS का योगदान केवल 0.3% है। अवसर, ग्रीन ग्रे अवसंरचना से 2030 तक 20 से 32 मिलियन नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। NBS को अपने में तेजी लाने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें, तो राष्ट्रीय NBS नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करना, NBS को अवसंरचना, कृषि और अन्य क्षेत्रों में शामिल किया जाना चाहिए। विविध कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत NBS को शामिल किया जाना चाहिए। NBS कार्यबल में समावेशिता को बढ़ावा देना, तो NBS परियोजनाओं में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करने के साथ साथ उचित वेतन, सुरक्षित कार्य दशाएं, सामाजिक संवाद और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अनुसंधान और डेटा संग्रहण, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए NBS संबंधी रोजगार, कौशल एवं परियोजना आधारित परिणामों पर डेटा संग्रह को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे प्रकृति आधारित समाधान NBS के विषय में। तो इसके तहत प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण, संधारणे, प्रबंधन एवं पुनरुद्धार के जरिए प्रमुख सामाजिक चुनौतियों का समाधान किया जाता है।
इससे जैव विविधता और मानव कल्याण दोनों का लाभ होता है। उदाहरण प्रवाल भित्तियों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, हरित शहरों का निर्माण आदि। ठीक है, ये बात की हमने प्रकृति आधारित समाधान के विषय में। अब बात करेंगे यूएनसीसीडी के COP 16 में मरुस्थलीकरण की रोकथाम में देश समुदायों की भूमिका स्वीकार की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन यानी COP 16 रियाद में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में पहली बार यूएनसीसीडी में देशज लोगों का फोरम भी आयोजित किया गया। इसमें भूमि संरक्षण और संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन में देशज लोगों के अमूल्य योगदान को रेखांकित किया गया है। जानते हैं देशज लोग कौन है? तो ये अनूठी परंपरा का पालन करने वाले आदिवासी समुदाय है। ये अपनी अनूठी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक परंपराओं को संरक्षित रखे हुए है। ये परंपराएं उन प्रभावशाली समाजों से भिन्न है जिनमें वे रहते हैं। देशज समुदायों के उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया के एबोजिन्स, न्यूजीलैंड के माओरी, भारत की जनजातियां आदि। ये विश्व की आबादी का केवल 5% है। इसके बावजूद उन्हें हरित क्षेत्रों के रक्षक के रूप में मान्यता दी गई है। गौरतलब है कि विश्व के 22% हिस्से पर हरित क्षेत्र का आवरण है। मरुस्थलीकरण से निपटने में देशज समुदायों की भूमिका, तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और कृषि वानिकी में, तो उदाहरण के तौर पर माया समुदाय के लोगों द्वारा मिल्पा नामक पॉलीकल्चर तकनीक का उपयोग किया जाता है। संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में, उदाहरण के लिए बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रबंधन में सोलिगा जनजाति प्रमुख भूमिका निभाती है। पुनर्वनीकरण में, तो उदाहरण के लिए भारत की खासी और गारो जनजातियां मेघालय में पवित्र माने जाने वाले वृक्षों का प्रबंधन करती है। इससे वनों का संरक्षण होता है। और जल प्रबंधन, तो उदाहरण के लिए बीदर क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के लिए कारेज या सुरंग बावी प्रणाली अपनाई जाती है। देशज लोगों के समक्ष चुनौतियां, तो मुख्य चुनौतियां हैं चरम गरीबी, जबरन विस्थापन, लैंगिक भेदभाव, संसद या विधान मंडलों में कम प्रतिनिधित्व, सामाजिक सेवाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिलना और जलवायु परिवर्तन आदि। देशज समुदायों के उद्धार के लिए की गई मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं? तो हरित क्षेत्रों में संरक्षण से जुड़ी वैश्विक निर्णय प्रणाली में देशज लोगों को भी शामिल करना, देशज लोगों को भूमि अधिकार दिया जाना चाहिए और आसानी से वित्त पोषण प्रदान करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में देशज लोगों के पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं देशज समुदाय के ज्ञान का उपयोग करके हरित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। तो संयुक्त वन प्रबंधन, इसके तहत सरकारी नियंत्रण वाली निम्नीकृत वन भूमि के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है। दूसरा है ग्रीन इंडिया मिशन, तो इसके उद्देश्य है भारत के कम होते वन क्षेत्र की रक्षा करना, पुनर्वनीकरण करना और हरित क्षेत्र बढ़ाना। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, तो पारंपरिक ज्ञान का डिजिटल संग्रह है। इसका उद्देश्य बायो पायरेसी और गलत तरीके से पारंपरिक ज्ञान के पेटेंट को रोकना है। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम 2006, तो इसमें वन संसाधनों और वनवासियों की पारंपरिक प्रथाओं पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ये बात की देश समुदाय के ज्ञान का उपयोग करके हरित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके विषय में अब बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो ये दिशा निर्देश महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े केस में जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो दया याचिका और मृत्युदंड की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा अनावश्यक देरी को रोकते हुए दोषियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। तो दया याचिकाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दया याचिकाओं को संभालने और निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति, तो विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी को समर्पित प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा। सूचना साझा करना और दस्तावेजीकरण, जेल प्राधिकरण दया याचिकाओं को समर्पित प्रकोष्ठ में भेजेंगे तथा पुलिस थानों व जांच एजेंसियों से आवश्यक जानकारी मांगेंगे। राज्यपाल और राष्ट्रपति सचिवालयों के साथ समन्वय, तो दया याचिकाओं को आगे की कार्यवाही के लिए इन सचिवालयों को भेजना होगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार, तो गोपनीयता की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी संचार ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। दिशा निर्देश और रिपोर्टिंग, तो राज्य सरकारें दया याचिकाओं से निपटने की प्रक्रियाओं के विवरण वाले कार्यकारी आदेश जारी करेगी। कार्यान्वयन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी। सत्र न्यायालयों के लिए दिशा निर्देश, तो इन्हें ऐसे केसों का रिकॉर्ड रखना होगा और लंबित अपीलों के लिए सरकारी अभियोजकों या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करना होगा।
एक्सिक्यूशन वारंट, तो मृत्युदंड के प्रवर्तनीय होने के तुरंत बाद संबंधित राज्य को एक्सिक्यूशन वारंट के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अन्य टिप्पणियां क्या हैं तो वो जानते हैं। विलंब का प्रभाव क्या होगा? इसका दोषियों पर अमानवीय प्रभाव पड़ता है जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। विलंब को चुनौती देने का अधिकार, तो दोषी अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 जो कि हाई कोर्ट के तहत विलंब को चुनौती दे सकते हैं। केस विशिष्ट निर्धारण, तो अनुसूचित या अत्यधिक देरी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसे प्रत्येक केस के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे दया याचिका के विषय में। तो संवैधानिक प्रावधान, संविधान ने राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 और राज्यपाल अनुच्छेद 161 है को क्षमादान देने या सजा कम करने की शक्ति प्रदान की। मारू राम बनाम भारत संघ 1981 केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। कानूनी प्रावधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 472(1) के तहत शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये बात की हमने दया याचिका की। बात करेंगे बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा और विनियमन पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। तो भारत में बीमा क्षेत्र की स्थिति, बीमा पैठ, भारत में बीमा पैठ 2001 से 2002 के 2.71% से बढ़कर 2021 से 22 में 4.2% हो गई थी। 2021-22 में बीमा पैठ का वैश्विक औसत 7% था। बीमा घनत्व, तो बीमा घनत्व 2001-2 में $11.5 से बढ़कर 2021-22 में $91 हो गया है। 21-22 में बीमा घनत्व का वैश्विक औसत $874 था। बीमा व्यवसाय, तो 2021 में 3.23% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत का जीवन बीमा व्यवसाय में 9वां स्थान था। भारत में बीमा क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं जानते हैं। तो मिसिंग मिडिल, नीति आयोग के अनुसार भारत के लगभग 30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसरों की कमी, तो ये बीमा कंपनियां पर्याप्त पूंजी की कमी से जूझ रही है। इसके अलावा इनके पास नकदी प्रवाह की भी कमी है जो इनकी दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा कर सके। नीतिगत रोडमैप का अभाव, तो भारत ने 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य निर्धारित किया है लेकिन इसे हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट नीति या रोडमैप उपलब्ध नहीं है। बीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशें, तो सुभेद्य वर्गों की वित्तीय सुरक्षा के लिए नए किफायती सूक्ष्म बीमा उत्पाद विकसित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा उत्पादों पर लागू जीएसटी पर टीडीएस दरों में एकरूपता लाने की जरूरत है। बीमा कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत जीवन और गैर जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति दी जानी चाहिए और वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस पर लागू 18% जीएसटी दर को घटाकर बीमा को किफायती बनाना चाहिए। ठीक है। भारत में बीमा क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम जानते हैं। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी इसका उद्देश्य बीमा व्यवसाय की व्यवस्थित समृद्धि सुनिश्चित करना है। बीमा अधिनियम 1938, इसके तहत बीमा व्यवसायों के कामकाजों के लिए विधायी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नई योजनाएं हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि है। ठीक है। बात की हमने भारत में बीमा क्षेत्र के संबंध में। बात करेंगे जीएलएमसी ने नेविगेटिंग टुमारो मास्टरिंग स्किल्स इन ए डायनेमिक ग्लोबल लेबर मार्केट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भविष्य के कार्यबल के लिए संज्ञानात्मक कौशल तथा एसटीईएम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षमताएं प्राप्त करना जरूरी है। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस आदि की बढ़ती मांग की वजह से है। रिपोर्ट के अनुसार श्रम मांग को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख वैश्विक कारक निम्नलिखित है। आर्थिक वैश्वीकरण, तो वैश्विक व्यापार से अवसर पैदा होते हैं लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, इससे नौकरियां छूटती हैं और कौशल कार्यबल कहीं और प्रवास कर जाता है। भारत में प्रतिभा पलायन इसका एक अच्छा उदाहरण है। बदलती जनसांख्यिकी, तो जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में बढ़ती वृद्ध आबादी की वजह से कार्यबल कम हो रहा है। वहीं अधिक युवा आबादी वाले भारत जैसे देश शिक्षा और रोजगार सृजन में निवेश करके जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा उठा सकते हैं। प्रौद्योगिकी में बदलाव, मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट 2018 के एक अनुमान के अनुसार ऑटोमेशन 2030 तक 15% वैश्विक कार्यबल की जगह ले लेगा। जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु आपदाओं की वजह से आउटडोर कार्य करने वाले लोग और आपातकालीन सेवा जैसे क्षेत्र प्रभावित होते हैं। पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की वजह से भारत में 32% लोगों को फिर से कौशल प्राप्त करना होता है। हालांकि हरित अर्थव्यवस्था से 2030 तक 24 बिलियन रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। आगे की राह जानते हैं।
तो श्रम बाजार की जानकारी, सरकारों को ऑस्ट्रेलिया के मॉडल की तरह प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम को निर्देशित करने के लिए रियल टाइम डेटा साझा करना चाहिए। समावेशी शिक्षा, तो भारत के कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रम वंचित समूहों के लिए कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। सरकारी वित्त पोषण, सरकारी वित्त पोषण और प्रोत्साहन से विशेष रूप से लघु उद्यमों एवं व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण से जुड़ी बाधाओं को कम किया जा सकता है। निरंतर लर्निंग की सुविधा, तो आजीवन लर्निंग तथा तकनीक और सॉफ्ट स्किल आधारित अपस्किलिंग एवं रिस्किलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारत में 70% पेशेवर अपस्किलिंग यानी कौशल में सुधार के अवसरों की तलाश करते रहते हैं। अब देखते हैं रिपोर्ट में रेखांकित चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के कदम। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति जारी की गई। विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम शुरू की गई है। और सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा में निवेश बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपनी अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। तो हाल ही में IGOT प्लेटफॉर्म पर अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया गया। इसे क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसके विषय में जानते हैं तो इसका उद्देश्य है, इस पहल के माध्यम से क्षमता निर्माण आयोग का उद्देश्य शिक्षकों को सशक्त बनाना और पूरे भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसमें देश भर की सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों को संकलित किया गया है। ये पद्धतियां 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 15 के अनुरूप है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और डिजिटल गवर्नेंस जैसे विविध नीतिगत विषय भी शामिल है। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यह सिविल सेवा अधिकारियों के लिए ऑल इन वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा यह लर्निंग को मार्गदर्शन प्रदान करता है, चर्चाओं को होस्ट करता है, करियर का प्रबंधन करता है और अधिकारियों की योग्यता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए विश्वसनीय आकलन भी करता है। ठीक है, बात करेंगे उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण। तो RBI के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यय में उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर हुआ है। इसके विषय में और जानते हैं तो अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में आशाजनक या निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करने वाला एक आर्थिक संकेतक है। ये उपभोक्ता के नजरिए से अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करता है। उच्च विश्वास आमतौर पर उपभोक्ता व्यय में वृद्धि का संकेतक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक 2 महीनों पर CCS के माध्यम से उपभोक्ता विश्वास को मापता है। CCS उपभोक्ताओं के फीडबैक को निम्नलिखित 2 सूचकांकों के माध्यम से मापता है। वर्तमान स्थिति सूचकांक, इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कीमतों के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। दूसरा है भविष्य की अपेक्षा सूचकांक यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स FEI। इसमें एक साल आगे के बारे में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कीमतों पर उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं की माप की जाती है। ठीक है, तो ये बात की हमने उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण CCS के संबंध में। अब बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार RBI गवर्नर की नियुक्ति करती है। नियुक्ति प्रक्रिया, तो वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति योग्य उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करती है। इस समिति में कैबिनेट सचिव, वर्तमान RBI गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति अंतिम निर्णय लेती है। कार्यकाल है, RBI गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। यह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के समय निर्धारित अवधि तक वह पद धारण करता है। वर्तमान में संजय मल्होत्रा गवर्नर को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है और गवर्नर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होता है। ठीक है, बात की हमने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के विषय में। अब बात करेंगे डायमंड बैटरी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और UKAEA के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी बनाई है। यह बैटरी संधारणीय ऊर्जा स्रोत है जो हजारों सालों तक कार्य कर सकती है। तो डायमंड बैटरी के बारे में देखते हैं। ये बिजली पैदा करने के लिए कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव क्षय का उपयोग करती है। कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आइसोटोप है। कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 साल है। सोलर पैनल की तरह यह बैटरी भी ऊर्जा को परिवर्तित करती है। हालांकि यह बैटरी प्रकाश के बजाय रेडियोएक्टिव क्षय के तेज गति वाले इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करती है। इस पर हीरे की लेप चढ़ाई गई है। यह कम दूरी के विकिरण को सुरक्षित तरीके से अवशोषित करती है और बिना लीकेज के कम क्षमता वाली बिजली पैदा करती है। संभावित उपयोग जानते हैं तो यह बैटरी पेसमेकर, श्रवण यंत्र और नेत्र संबंधी डिवाइसेस को बिजली प्रदान कर सकती है। यह अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह सैटेलाइट्स को लंबे समय तक बिजली प्रदान कर सकती है। यह परमाणु अपशिष्ट से कार्बन 14 को निकालकर रेडियो एक्टिविटी और भंडारण लागत कम कर सकती है। इससे परमाणु अपशिष्ट का बेहतर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, बात की हमने डायमंड बैटरी की।
अब देखते हैं बीमा सखी योजना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। ये एक प्रकार की मानदेय यानी स्टाइपेंड योजना है, महिलाओं के लिए योजना है। इस योजना के तहत 3 साल तक मानदेय दिया जाता है। पहले वर्ष में 7,000 रुपये प्रति माह, दूसरे में 6,000 प्रति माह, तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये प्रति माह। ये मानदेय कुछ शर्तों के तहत दिए जाते हैं। लक्ष्य है इनका 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। पात्रता 18 से 70 वर्ष आयु तथा न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास। महत्व है प्रशिक्षण प्रदान करना, जिसके बाद वे LIC एजेंट के रूप में कार्य कर सकती हैं और आगे जाकर LIC विकास अधिकारी भी बन सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ आप देखते हैं अगली न्यूज जो है मलेरिया, परजीवी और आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाली परजीवी को मलेरिया पैदा करने से रोकने के लिए उस पर आनुवांशिक संशोधन संबंधी कुछ प्रयोग किए। ज्ञातव्य है कि इससे पहले के अध्ययन मुख्य रूप से GM मच्छरों पर केंद्रित थे। मलेरिया परजीवियों के बारे में जानते हैं। तो 5 में से 2 परजीवी प्रजातियां मलेरिया का सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं, जो है प्लाज्मोडियम फ्लासीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स है। ठीक है, यह रोग संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। आनुवांशिक रूप से संशोधित GM मच्छरों के बारे में जानते हैं। तो प्रभावी मच्छर नियंत्रण के उद्देश्य से इन्हें प्रयोगशाला में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इन मच्छरों में 2 प्रकार के जीन होते हैं। पहला है सेल्फ लिमिटिंग जीन। तो यह जीन मादा मच्छर संततियों को वयस्क अवस्था तक जीवित रहने से रोकता है। और दूसरा है फ्लोरोसेंट मार्कर जीन। तो इस जीन से युक्त मच्छर एक विशेष लाल बत्ती के नीचे चमकता है, जिससे उसकी पहचान संभव हो जाती है। अब देखेंगे इंडियन स्टार कछुआ। तो एक हालिया अध्ययन से पता चला कि किसी वैज्ञानिक योजना के बिना कब्जे में रखे गए कछुओं को वन में छोड़ना उनके संरक्षण के प्रयासों को असफल बना सकता है। इसके बारे में देखते हैं। ये आमतौर पर अकेले रहते हैं। ये हाइबरनेट नहीं करते हैं, लेकिन अत्यधिक शुष्क यानी गर्म ठंडा मौसम होने पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से शाकाहारी जीव है। इसका विशेष ऑब्सीडियन शेल होता है, जिसमें पीले रंग के तार के आकार के पैटर्न बने होते हैं। प्रियवास यह उत्तर पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों का स्थानिक जीव है। खतरे से प्रियवास क्षति, आनुवांशिक विविधता से जुड़ी समस्याएं, विदेशी पालतू जानवरों के रूप में अत्यधिक मांग, तस्करी आदि। संरक्षण की स्थिति CITES परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और IUCN में वल्नरेबल श्रेणी में है। ठीक है, अब देखते हैं बांस की कोंपले यानी बैम्बू शूट्स। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि त्रिपुरा की पारंपरिक रूप से किण्वित बांस की कोपलों में मोटापा रोधी गुण होते हैं। इन बांस की कोपलों को स्थानीय भाषा में मेले एमिली कहा जाता है। ये बांस के भूमिगत तनों से निकलने वाले युवा और कोमल अंकुर होते हैं। ये खाने योग्य होते हैं और अपने अनूठे स्वाद एवं बनावट के कारण कई एशियाई व्यंजनों के लोकप्रिय घटक हैं। पूर्वोत्तर भारत के कई जनजाति समुदाय पसंदीदा खाद्य पदार्थों के रूप में ताजा या किण्वित बांस की कोपलों का उपयोग करते हैं। पोषक तत्व हैं ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर और खनिजों से भरपूर होते हैं तथा इनमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये बात की हमने बांस की कोपले के विषय में। अब बात करेंगे सुर्खियों में स्थल है हमारा बुल्गारिया, राजधानी है इसकी सोफिया। ऑस्ट्रिया ने रोमानिया और बुल्गारिया के यूरोप के शेंगेन मुक्त यात्रा क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बनने पर लगाए गए वीटो को हटाने का निर्णय लिया। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में अवस्थित है और सीमाएं इसकी दक्षिण में तुर्की और ग्रीस, पश्चिम में नॉर्थ मैसेडोनिया व सार्बिया तथा उत्तर में रोमानिया स्थित है। इसकी पूर्व सीमा काला सागर से लगती है। यह नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है। भौगोलिक विशेषताएं, तो जलवायु की बात करें तो महाद्वीपीय से लेकर भूमध्य सागरीय तक। प्रमुख नदियां हैं डेन्यूब, मेरित्सा, स्ट्रूमा आदि। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है मुसाला। ये बात की हमने बुल्गारिया की। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलेंगे कल अपनी नई खबरों के साथ।